तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। लेसन है ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने क्या किया था, हमने एटम के बारे में जाना था पिछले टॉपिक में कि एटम जो है, एटम को एटम नाम किसने दिया था, ल्यूसिफस और डेमोक्रिटस ने दिया था। और उस थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी। उसके बाद बहुत से साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने जैसे कि विलियम क्रुक्स थे, उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट करा था, ठीक है। और उसके बाद जो नाम आया था वो किसका आया था, सर जे थॉमसन ने क्या किया था, वो जो रेज निकली थी वहाँ से, कैथोड रेज, उसको डिटेक्ट किया था। और उनको डिटेक्ट करके जो है वो ये पता लगाया था कि इसकी प्रॉपर्टी जो है कैथोड रेज की, उनको नाम दिया उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उसी तरह ई गोल्डस्टाइन आए, उन्होंने प्रोटॉन की खोज की, और बाद में जेम्स चैडविक आए, उन्होंने न्यूट्रॉन्स की खोज की। उनको जो 3 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो पार्टिकल्स आए एटम के बीच में, उनको क्या बोला गया, फंडामेंटल पार्टिकल्स, मेंटल पार्टिकल्स, ठीक है। तो इन्हीं फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी कैसे हुई, हम लोग एक लयबद्ध तरीके से इसको करेंगे। आप लोगों ने सबसे पहले ये जानना है कि हम लोग क्या क्या करेंगे। पहले तो ये करेंगे हम लोग कि हाउ दीज फंडामेंटल पार्टिकल्स डिस्कवर्ड, कैसे डिस्कवरी हुई इनकी। सेकंड, नेम ऑफ साइंटिस्ट, जो भी साइंटिस्ट जिनका भी योगदान रहा है उनके बारे में करेंगे। नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स। और क्या करेंगे हम लोग ये करेंगे कि जो फंडामेंटल पार्टिकल है, ठीक है, एटम के बारे में तो हमें पता था कि ये जो है स्फेरिकल इन शेप है, ये बोला गया कि एटम इज स्फेरिकल इन शेप, लेकिन वो स्फेरिकल शेप एटम के अंदर वो कैसे रहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स कैसे रिजाइड करते हैं। तो हाउ दिस, मैं फंडामेंटल पार्टिकल लिख देता हूं, अरेंज्ड इन एटम, ये एटम के अंदर कैसे अरेंज करते हैं। हालांकि इनके बारे में कि कैसे अरेंज करते हैं डिफरेंट थ्योरीज आई, वो भी हम लोग आगे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले तो जे थॉमसन ने एक मॉडल दिया था, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। एक तो ये थ्योरी दी थी। सेकंड जो थ्योरी दी थी वो रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। उसके बाद नील बोहर आए। ये काफ़ी बोहर्स मॉडल ऑफ एटम जो है, ये कम से कम 50% जो है इसी का कवर होगा। और जो अभी तक एक्सेप्टेबल थ्योरी है, जिसको काफ़ी जो है यूज़ किया जाता है, दैट इज़ क्वांटम मैकेनिकल। इसके बाद कोई थ्योरी नहीं आई है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ये जो है कि एटम के अंदर ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं ये कैसे अरेंज्ड होते हैं, ये थ्योरी 4 थ्योरीज के बारे में दी थी। अभी ये जो बाकी थ्योरीज फेल थी, 50% जो है बोहर्स कवर करता है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, तो इनकी थ्योरीज की बाकी की जरूरत क्या है। तो क्योंकि फेलियर से हम लोग सीखते हैं, फेलियर से हमें पता लगता है कि क्या कमियां रही हैं, उसके बाद नेक्स्ट कैसे इनकी इंप्रूवमेंट हुई, तो तभी ये हम लोग डायरेक्टली क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को ना पढ़ते हुए इन सभी से गुजरेंगे। उसके बीच में हमने और भी डी ब्रोगली इक्वेशन पढ़नी है, फिर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बीच में आएगा, ठीक है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें यहाँ पर आएंगी। तो चलिए पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये फंडामेंटल पार्टिकल जो है वो क्या है। फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। फंडामेंटल नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि संसार की कोई भी चीज़ है वो किससे बनी हुई है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की। आप बोल सकते हैं कि जैसे पानी है, H2O वाटर है, तो वाटर जो है वैसे तो हम बोलेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलकर वाटर बना होता है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी किससे मिलकर बने होते हैं। पहले हम एटम को मान के चलते थे कि फंडामेंटल पार्टिकल है, लेकिन एटम जब टूट गया कि नहीं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, तो अल्टीमेटली जो लास्ट के पार्टिकल बचे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मतलब आप बोल सकते हैं कि ये वाटर का जो मॉलिक्यूल है, इट इज़ द हीप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इवन हम लोग जो है, जैसे मेरा शरीर है, मेरी बॉडी है, तो ये भी किससे बनी हुई है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का ही एक ढेर है। और कोई आप लोग जैसे एसिटिक एसिड है, CH3COOH,
C6H12O6 ग्लूकोज। छोटे मॉलिक्यूल, बड़े मॉलिक्यूल, ये सारे ही किससे अगर इनको तोड़ते जाएं तो लास्ट में हम बोल सकते हैं कि दीज आर द हीप ऑफ, ये ढेर हैं किसके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। एक डिस्चार्ज ट्यूब दी थी, मैंने पिछले टॉपिक में आपको करवाया कि इस तरह की डिस्चार्ज ट्यूब थी जिसमें एक साइड कैथोड और ये एनोड। जो नेगेटिव चार्ज वाला इसको कैथोड बोलते हैं और ये पॉजिटिव है इसको क्या बोलेंगे, एनोड। नेगेटिव को ये नेगेटिव वोल्टेज, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और इसको ये पॉजिटिव साइड है जो बड़े वाला, ये छोटे वाला नेगेटिव है इसको। और यहाँ से प्रेशर रिड्यूस किया था, और कितना प्रेशर था, ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर तो कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन जब प्रेशर रिड्यूस करके 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेरिक कर दिया था और वोल्टेज कितनी थी 10,000 वोल्ट, जब यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई की गई, ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, एक ग्लो आना शुरू हो गया, ग्रीनिश ग्लो। यहाँ पर ये साइड ग्रीनिश हो गई, ठीक है। तो यहाँ से किसका हुआ, ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज, क्योंकि ये नेगेटिव साइड से, कैथोड साइड से ये रेज निकली थी, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, कैथोड रेज। और इस ट्यूब को क्या बोला जाता है, क्रुक्स ट्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रेज है, यहाँ जो ये जो ग्रीनिश हुआ, ये माना गया कि ये स्ट्राइक की, क्या किसने स्ट्राइक किया, कैथोड रेज ने यहाँ पर स्ट्राइक किया। और आपने देखा है कि किसी जगह को आप लोग लगातार स्ट्राइक करते रहते हैं, जैसे हथौड़े से आप धीरे धीरे स्ट्राइक करें तो वहाँ पर निशान पड़ जाते हैं, उसी तरह यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, क्योंकि 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 10,000 वोल्ट पे क्या हुआ था कि ये जो है यहाँ ग्लो जो है, वो जो चमक थी गैसेस की, वो बंद हो गई थी, और यहाँ पर ही सिर्फ ग्लो दिख रहा था, ये ग्रीनिश ग्लो दिख रहा था, ग्रीनिश चमक दिख रही थी, ठीक है। तो हमें यहाँ से दो चीज़ें सामने आई कि पहला तो ये है कि ये या तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन या रेज यहाँ से निकली है, और दूसरी क्योंकि इसके अंदर गैसेस मॉलिक्यूल भी हैं, ठीक है, मौजूद हैं, गैसेस मॉलिक्यूल को गैस भरी हुई थी, तो ये जो बड़ी स्पीड से जब ये यहाँ से कैथोड से निकले हुए, इस मेटल से निकले हुए जो इलेक्ट्रॉन टकरा रहे थे, तो यहाँ से भी इसको, यहाँ बीच से मॉलिक्यूल से भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, और ये दोनों तरफ से जो निकल के यहाँ टकरा रहे थे। तो जो ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज है, या तो यहाँ इलेक्ट्रोड से हुआ, इलेक्ट्रोड से भी हुआ, और साथ में ये जो गैसेस मॉलिक्यूल्स थे यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकले और यहाँ पर जाकर टकराए, और इनको क्या नाम दिया गया, कैथोड रेज। क्योंकि नेगेटिव साइड से निकली थी, कैथोड साइड से निकली थी, इसलिए इनको नाम दिया गया कैथोड रेज। अब क्या हुआ, जो सर जे थॉमसन थे, उन्होंने इन रेज की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचाना, ठीक है, और उसके कैरेक्टर को पहचान के उन्होंने क्या क्या कैरेक्टर थे उसके, क्या क्या पहचान की। सबसे पहले तो ये पहचान की कि ये जो रेज हैं वो स्ट्रेट चलती हैं, ये जो रेज हैं कैथोड रेज, इनका पाथ जो होता है वो स्ट्रेट होता है, मतलब बिखरी हुई इधर उधर नहीं जाती, ये सीधी, जैसे हम लोग टॉर्च होती है, टॉर्च की लाइट हम लोग मारते हैं तो वो सीधी जाती है ना, उसी तरह ये रेज भी क्या है, सीधी जाती हैं। और इसको पता करने के लिए उसने क्या किया, उसने कोई इन रेज के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये कोई डाला, तो जब ये यहाँ ऑब्जेक्ट बीच में डाल दिया तो इसकी परछाई जो है वो यहाँ पर पड़ रही थी। ठीक है, तो किसी चीज़ की परछाई कब पड़ती है, जब उस पर लाइट सीधी पड़ती है। तो यहाँ भी ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ परछाई दे रहा था, यहाँ से ये पता चला कि कैथोड रेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, सीधी चलती, ठीक है। जो दूसरी प्रॉपर्टी थी कि कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, और मटेरियल पार्टिकल्स के कारण क्या था, वो मैकेनिकल इफेक्ट क्रिएट कर रहा था। मैकेनिकल इफेक्ट का मतलब क्या है कि अगर मान लो ये जो है रेज के बीच में कोई उसी तरह का मूव करने वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हो, ठीक है ना, ये एक फिरकी जैसी यहाँ पर रखी हो, तो यहाँ पर जब ये पार्टिकल, छोटे छोटे मटेरियल पार्टिकल हैं, ये टकराएंगे तो क्या करेंगे, उसको घुमा देंगे।
ठीक है। वो यहाँ से स्ट्राइक कर रहे थे और स्ट्राइक करके इसको क्या कर रहे थे, घुमा रहे थे। जैसे चक्री होती है, वो हवा चलती है ना तो घूमती है, उसी तरह क्योंकि यहाँ तो हवा चल नहीं रही थी, ये इसके बीच में यहाँ पार्टिकल से यहाँ पर इसको रख दिया तो ये क्या कर लग पड़ा, घूमने लग पड़ा। चक्री जो है ना वो घूमना शुरू कर दिया उसने। यहाँ से ये पता लगा कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। तो इसको ये भी बोल सकते हैं आप कि कैथोड रे प्रोड्यूसेस या प्रोड्यूस्ड मैकेनिकल इफेक्ट। इसको मटेरियल पार्टिकल से क्या है, मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है। थर्ड क्या था, और ये तो थर्ड इफेक्ट था और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट था कि यहां पर क्या किया, जे थॉमसन ने यहां पर इलेक्ट्रिसिटी इसको दे दी। ठीक है। जब इसको इलेक्ट्रिक पार्ट से जोड़ा गया, मान लो ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है, तो ये जो पार्टिकल से इन्होंने क्या किया, यहां मूव करना शुरू कर दिया। ठीक है। ये इस साइड को ना आके यहां से क्या है, सीधे इस साइड को मूव कर रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ कि 1785 में एक एक्सपेरिमेंट किया था कूलम्स ने। तो कूलम्स ने जो कूलम लॉ भी दिया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जो लाइक चार्जेस हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पर ये जो है नेगेटिव, ये पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट हो गया। इसका मतलब ये जो रेज थी कैथोड रेज, इनकी मैग्नीट्यूड कैसी थी, इनका नेचर कैसा था, दीज वर द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो थर्ड क्या था इसका कि कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। यहां से ये चीज क्लियर हो गई कि जो कैथोड रेज थी ये क्या थी, दीज कैरीज नेगेटिव चार्ज। ठीक है। चौथा क्या था कि अगर यहां पर इन जो रेज है, कैथोड रेज है, यहां पर फिर से कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा हो, ठीक है, कोई मेटल है, पार्ट है, तो यहां रखा हो तो वो हीटिंग हो जाती थी। ठीक है ना। तो हीट कब होती थी, को किस चीज़ को स्ट्राइक करते रहे तो उसमें हीटिंग इफेक्ट हो जाता है क्रिएट, मतलब ये गर्म हो जाती थी। तो ये भी एक प्रॉपर्टी थी कि कैथोड रेज प्रोड्यूस्ड हीटिंग इफेक्ट क्रिएट किया उन्होंने। ये भी प्रॉपर्टी थी। एक और प्रॉपर्टी थी कि जब ये किसी हार्ड मेटल कौन सी है, जैसे मान लो ये टंगस्टन है या कॉपर है, मोलिब्डेनम है, इनको स्ट्राइक करती थी तो ये क्या बन जाती थी, एक्सरे प्रोड्यूस करती थी। तो कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्स-रेज while स्ट्राइकिंग ऑन, जब स्ट्राइक करती थी किस पे, ऑन हार्ड मेटल्स, कौन कौन सी, लाइक टंगस्टन एंड कॉपर। ठीक है। एक और कैरेक्टरिस्टिक्स थी इसकी कि ये जो कोई पतली चादर है, जैसे एल्युमिनियम की, ठीक है, एल्युमिनियम की पतली चादर है, उसको क्रॉस कर जाती थी। ठीक है। तो यहाँ से आपने ऐसे याद रखना कि ये जो है वो अगर मोटी कोई थिक लेयर होती थी उसको क्रॉस नहीं कर पाती थी, लेकिन जो थिन लेयर थी किसकी, एल्युमिनियम जैसी मेटल की थिन लेयर होती है पतली, तो उसको वो क्रॉस कर जाती है। ठीक है। एक और इफेक्ट था कि वो जिस गैस से गुजरती थी उस गैस को आयोनाइज कर देती थी। जैसे मैंने बताया ना कि यहाँ पर कैथोड रेज निकली तो उन्होंने मॉलिक्यूल को तोड़ा तो वो किस में कन्वर्ट हो गए, आयन में कन्वर्ट हो गए, तो आयोनाइज कर देते थे ये। और एक इफेक्ट है कि अगर ये जिंक सल्फाइड जैसे ये है मटेरियल है उस पर करती थी तो वहाँ पर फ्लोरोसेंस क्रिएट करती थी। ये जो यहाँ टकराना ना और ये जो ग्रीनिश है, इसको, इस चीज़ को, प्रॉपर्टी को बोला जाता है फ्लोरोसेंस। ठीक है। ये जो ग्रीनिश हो जाना इसको क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंस। समझ गए। तो यहाँ पर भी ये क्या है, जब जिंक सल्फाइड पे टकराती थी तो क्या करती थी, क्रिएट फ्लोरेसेंस क्रिएट करती थी। तो दीज वर सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। इसको जे थॉमसन ने इन प्रॉपर्टी को स्टडी किया तो यहाँ से ये पता चला कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और इनको फिर नाम दिया गया, इन पार्टिकल्स को नाम दिया गया, ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन।
जो जीजे स्टोनी ने बोला था वो उसने एटम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रॉन बोला था, लेकिन सर जे थॉमसन ने जो इलेक्ट्रॉन नाम असली दिया वो कब दिया, जब इन्होंने इन प्रॉपर्टीज को, कैथोड रेज की प्रॉपर्टी को डिटेक्ट किया, ठीक है। फिर उसको क्या बोला गया कि दीज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन की खोज यहाँ से हो चुकी, जो पहला फंडामेंटल पार्टिकल सर जे थॉमसन ने जो था उसको स्टडी किया था। चलिए, डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज बाय मास रेशो इसको बोलते हैं हम लोग E/m रेशो। बड़ी इंपॉर्टेंट है ये किसके लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन। ये चार्ज बाय मास रेशो ही एक ऐसी रेशो है इलेक्ट्रॉन की जो कांस्टेंट होती है। अगर आप एनोड रेज की लेंगे, प्रोटॉन जब बाद में डिस्कवर हुआ था उसकी E/m रेशो जो निकालते हैं वो कांस्टेंट नहीं होती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमंग जो चार दिए ऑप्शन उसमें से किसकी जो है वो रेशो जो है चार्ज बाय मास रेशो जो है कांस्टेंट होती है, तो वहाँ क्या आपने बताना है, इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। और कितनी होगी और कैसे होगी, ये सर जे थॉमसन थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था। क्या किया था उसने कि ये जो डिस्चार्ज ट्यूब जैसे पहले थी उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया था, और यहाँ से फ्लोरोसेंट स्क्रीन यहाँ से एक लगाई थी उसने, तो वैसे ही थी ये, इसको जोड़ा था वोल्टेज के साथ, नेगेटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। यहाँ से जब कैथोड रेज निकलेंगी और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, अगर मान के चलो ये पॉजिटिव है और ये साउथ है और नॉर्थ है, मैग्नेट का ये साउथ है और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो यहाँ अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ किया जाए तो ये डिफ्लेक्शन जो होगी इसकी एक साइड को होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ किया जाए तो ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, हमने पहले भी किया, तो ये डेविएट कहाँ होंगे, यहाँ से डेविएशन होगी, और ये कौन सा पॉइंट है, मान लो एक्स पे डेविएट हो गए। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बंद कर दी और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल हुआ तो इनकी डेविएशन कहाँ होती है, ये वाई साइड हो गई। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अप्लाई की साथ में, दोनों की मैग्नीट्यूड जो थी उस पर लगी, तो ये क्या था, एक दूसरे को कैंसिल कर दी इन्होंने, इनकी मैग्नीट्यूड एक दूसरे को कैंसिल कर दी, तो ये क्या करेगा, स्ट्रेट जाएगा। तो ये यहाँ जेड पर जाके स्ट्राइक हुआ, और यही टाइम था जब इसकी मैग्नीट्यूड जो थी स्थिर थी, और यहाँ से E/m रेशो निकालना आसान था जब दोनों फील्ड अप्लाई की गई। पार्टिकल ले रहे हैं पहले, तो ये जो पार्टिकल है, जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है, उसकी क्या है, मैग्नीट्यूड हाई होनी चाहिए। सेकंड, ये जो साइज है, जितना छोटा पार्टिकल होगा, जितना साइज इसका कम होगा, उतनी डेविएशन ज़्यादा होगी। जितनी मैग्नीट्यूड हाई होगी डेविएशन उतनी ज़्यादा होगी, जितना साइज इसका कम होगा उतनी डेविएशन ज़्यादा होगी। और थर्ड क्या था कि ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो यूज़ कर रहे हैं, इनकी मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होनी चाहिए, ये भी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, तभी एक्सपेरिमेंट जो है सक्सेसफुल होता है। और जब ये न्यूट्रल पार्टिकल का यहाँ पर जे थॉमसन ने विश्लेषण किया तो मैग्नीट्यूड कितने आई इसकी, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आई, और इसकी E/m रेशो, इसकी वैल्यू आई 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम, ठीक है। और या तो इसको किलोग्राम में जब लिखा होता है 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम, ठीक है। यहाँ से E/m रेशो आ गई। अब यहाँ से जब E/m रेशो आ गई तो आसानी से आगे जो एक एक्सपेरिमेंट करा मिलिकन्स ने ऑयल ड्रॉप मेथड से
यूज़ करके चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है वो निकाला। तो उसने क्या किया कि चार्ज जो होता है कि वो किसके बराबर होता है, n इंटू ई, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई। वहाँ पर n की वैल्यू कितनी थी, 1 नेचुरल नंबर था, 1 2 3 सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ से जो उसने वैल्यू निकाली कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज है तो कूलम, ठीक है। अब यहाँ से ई वाई एम रेशो जो है जे थॉम्सन ने निकाल ली और चार्ज और इलेक्ट्रॉन भी आ गया, तो आसानी से मास निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि चार्ज बाई ई वाई एम रेशो कितनी आई है, चार्ज से चार्ज कैंसिल हो गया, मास ही होगा ना। तो मास और इलेक्ट्रॉन कितना आया, चार्ज और इलेक्ट्रॉन कितना था, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और डिवाइड किया किससे, ई वाई एम रेशो निकाल ली थी इसने, 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर ग्राम। तो यहाँ पर 60.02 कर दें तो ये -20 हो जाएगा, तो इसको डिवाइड करके कितना है ये 9.10 इंटू 10⁻28 ग्राम। इसको अगर ऊपर चला गया 11 और ये 20 होते, तो सॉरी यहाँ पर 8 लेंगे आप, 8 कूलम, क्योंकि 11 होता तो किलोग्राम आना था। तो ये ऊपर गया तो कितना आ गया ये 28 ग्राम, -28 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलीकॉन डॉट मेथड से आ गया था। तो डेफिनेशन क्या बनी, नई डेफिनेशन क्या हुई इलेक्ट्रॉन की, इन दोनों की बेस पर, कि इलेक्ट्रॉन में भी डिफाइंड एज फंडामेंटल पार्टिकल। अब ये खोज दिया था एक फंडामेंटल पार्टिकल इन एन एटम, एक एटम के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल विच हैज कितना चार्ज है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज, एंड मास कितना है 9.10 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम मास, विच इज, और कितना है ये, विच इज किसके 1.1837 टू द मास ऑफ हाइड्रोजन। हमें पता है कि हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये मास होता है हाइड्रोजन के एक एटम का, ठीक है ना। और उसको अगर डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड करें हम लोग, 1837 से डिवाइड करें, तो जो मास आएगा किसका आएगा, वो मास होगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना। इतना छोटा साइज होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तभी तो इलेक्ट्रॉन के मास को लगभग नेग्लिजिबल माना जाता है। तो ये थी डेफिनेशन जो मास और चार्ज के बेस पर अल्टीमेट जो लास्ट में आई, ठीक है। तो इसको उम्मीद है आपको ये सही से समझ आया होगा, इसको ध्यान। स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे मिल्किंस ऑयल ड्रॉप मेथड एक्सपेरिमेंट के बारे में। इसको करने से पहले हम लोग चलते हैं बैकग्राउंड में कि इन 1897 सर जे थॉम्सन उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से जो निकली हुई कैथोड रेज हैं उनकी प्रॉपर्टी को डिटेक्ट किया था, और वहाँ से ये पता लगाया था कि जो कैथोड रेज हैं वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और उन पर चार्ज कितना होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। उनका यही पता लगाया था कि उन पर जो पार्टिकल्स पर चार्ज वो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। उसके बेस पर उन्होंने बाद में थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम भी दिया था। तो थॉम्सन मॉडल में उन्होंने बोला था कि अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं तो इसको मतलब कि एटम तो जो है वो न्यूट्रल है, ठीक है। एटम जो है वो स्थिर है, तो स्थिर इसलिए है क्योंकि उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वहां पर पॉजिटिव चार्ज भी होगा, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे, उसमें से एक था ई वाई एम रेशो निकालना। वो हमने पिछले टॉपिक में किया भी है कि ई वाई एम रेशो, चार्ज और वाई मास रेशो, चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन पर ये नहीं निकाल पाए, और मास भी कितना है इलेक्ट्रॉन का वो भी पता नहीं था, लेकिन चार्ज और मास रेशो को डिटेक्ट करने के लिए उन्होंने ई वाई एम रेशो निकालने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था, और वहां से चार्ज और मास रेशो कितनी आई थी, 1.76 इंटू 10⁻⁸ कूलम पर ग्राम, या फिर 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। ये वैल्यू उन्होंने निकाली थी, लेकिन वो ये नहीं निकाल पाए कि वो कितना इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कितना होता है। उसको कैसे पता किया
पहले तो उन्होंने खुद भी एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि वाटर जो वेपर्स हैं उनकी टाइनी ड्रॉप्स, बिल्कुल छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं, उनको उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड के बीच में उन्होंने रखा। लेकिन वो जो टेम्परेचर जब बढ़ गया तो वो वेपोरेशन हो गई, 2 सेकंड में ही क्या हो गई, वाटर वेपर्स की वेपोरेशन हो गई। फिर उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट वहाँ पर छोड़ दिया। और इस चीज़ को किसने पकड़ा, उन्होंने 1909 मिलिकन थे साइंटिस्ट, और उनके जो स्टूडेंट थे हार्वे फ्लेचर, दोनों ने मिलके एक इंस्ट्रूमेंट बनाया। लेकिन सबसे ज़्यादा योगदान जो है वो हार्वे फ्लेचर को दिया जाता है। हालांकि उसके बाद मिलिकन्स को इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला था और फ्लेचर को पीएचडी डिग्री। तो उन्होंने क्या किया था कि एक इंस्ट्रूमेंट लिया और इंस्ट्रूमेंट में जो है 2 इलेक्ट्रोड जिस पर कि नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, और उस चैम्बर के बीच में एक एटोमाइजर लगाया हुआ था। एटोमाइजर बोलते हैं इसको। एटोमाइजर क्या होता है, जैसे परफ्यूम होता है ना, स्प्रेयर होता है हमारे पास, जो डीओ है उस तरह का एक स्प्रेयर था, उसमें ऑयल दिया गया। उससे पहले उन्होंने कोशिश ये करी थी, जो यहाँ पर जो वेपर पार्टिकल है वो मरकरी के यूज़ करे थे। लेकिन बाद में उन्होंने यहाँ पर जो ऑयल लिया, और ऑयल भी कौन सा था, वो क्लॉक ऑयल, घड़ी का तेल होता है ना, वॉच ऑयल, वो बड़ी फाइन क्वालिटी का, बड़ी सुपीरियर क्वालिटी का वो जो ऑयल है वो उसमें यूज़ किया। और जो बिल्कुल यहाँ पर जब स्प्रे किया तो वो लिटिल यहाँ पर ड्रॉप्स जो है वो आ गई, ठीक है। और साथ में क्या यूज़ किया, यहाँ से उन्होंने देखने के लिए, यहाँ से एक एक ड्रॉप को डिटेक्ट करने के लिए बीच में यूज़ किया माइक्रोस्कोप, ठीक है। साथ में क्या लगाया उन्होंने, माइक्रोस्कोप। जब यहाँ से एक्सरे छोड़ी गई, तो एक्सरे जब छोड़ी गई तो ये पार्टिकल्स क्या हो गए, ये पार्टिकल आयोनाइज हो गए, क्योंकि एक्सरे जो है वो इन पार्टिकल्स को, ड्रॉप्स को उन्होंने क्या किया, आयंस में कन्वर्ट कर दिया। मतलब यहाँ से अगर मान लो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है ना, तो यहाँ से एक्सरे ने क्या किया, यहाँ से नॉकआउट कर दिया पार किसको, इलेक्ट्रॉन को। तो नेचुरली ये ड्रॉप्स क्या हो गई, इस तरह की ड्रॉप्स अगर मान के चलें तो ये यहाँ बना देता हूँ ड्रॉप, इस तरह की ड्रॉप है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिसिटी दी हुई है, नेगेटिव चार्ज प्लेट है और ये पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे इनको जोड़ा हुआ है। एक जो डायलर है, ठीक है, डिटेक्ट करने के लिए कि कितनी यहाँ पर वोल्टेज दी है। तो ये जो ड्रॉप थी, टाइनी ड्रॉप थी, जब यहाँ पर जो ग्रेविटी है, 2 तरह की फोर्सेज यहाँ पर एक्ट कर रही थी। क्योंकि ग्रेविटी जब भी कोई ड्रॉप होती है तो आपने देखा होगा कि वो नीचे की ओर आएगी, या हैवी है तो वो क्या आएगी, नीचे की ओर आएगी। अब ये सबसे टाइनी ड्रॉप थी तो उन्होंने डिटेक्ट किया यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर नहीं दिया, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ नहीं दिया, तो वो क्या है, ड्रॉप नीचे की ओर आ रही थी, यहाँ नीचे, ठीक है। तो यहाँ से डायलर से मान लो ये 1 2 3 4 5, तो जब यहाँ पर वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम थी, तो इसका मतलब यहाँ पर इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बढ़ गई, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ गई। जैसे उसकी वोल्टेज बहुत ज़्यादा कर दी तो बढ़ गई। तो ये ड्रॉप कहाँ है, ये इस ओर मूव करना शुरू कर दिया इसने, जो बीच में ये कहाँ मूव करना शुरू कर दिया, ऊपर की ओर ऊपर की ओर कर रही है। इसका यहाँ से एक चीज़ पता लगी कि इसका मतलब ये जो ड्रॉप है ये पॉजिटिवली चार्ज ड्रॉप है, ये ड्रॉप जो है वो पॉजिटिव चार्ज लिए हुए है। अब क्या हुआ कि यहाँ से डायलर से मान लो वोल्टेज कम कर दी, जैसे 2 पर कर दी, ठीक है, तो ये ड्रॉप कहाँ आ गई, नीचे की ओर आई। नीचे भी आके यहाँ नीचे टच नहीं कर रही थी। ये क्यों नहीं कर रही थी, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और इसका भी पॉजिटिव चार्ज है ये रॉड का। तो क्या होता है, सेम चार्ज रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या कि एक ऐसी स्थिति आई, क्योंकि एक ड्रॉप को डिटेक्ट कर रहे थे, एक ऐसी स्थिति आई जहां पर कि जो ग्रेविटी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो थी वो क्या किसके बराबर थी, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि डायलर की मदद से एक इसको ऐसे सेट किया गया कि एक ऐसा पॉइंट आ गया कि जिसके बीच में वो जो जितनी फोर्स जो है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही थी, उतनी ही जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लग रही थी। तो क्या हो गया, एक तरह का टग ऑफ वार हो गया कि खींचा तानी में एक दूसरे के जो है वो फोर्सेस को रिपेल किया। तो ये जो ड्रॉप है ये बीच में ही यहाँ पर सेटल हो गई, ठीक है। तो यहाँ से जब
वहाँ से फ़ायदा ये हुआ कि माइक्रोस्कोप की मदद से उसको जब डिटेक्ट किया गया, उसको जांचा परखा गया, तो वहाँ से उसका चार्ज निकालना आसान हो गया और वहाँ से कुछ वैल्यूज़ ली। तो जब इस तरह की जो ड्रॉप्स थी, क्योंकि एक ही ड्रॉप नहीं थी यहाँ पर, ठीक है, कुछ ड्रॉप्स छोटी थी और कुछ ड्रॉप्स क्या थी, बड़ी थी। तो सभी को जब एक एक ड्रॉप को एनालाइज किया गया, बीच में बहुत सारी ऐसी ड्रॉप्स को एनालाइज किया गया, किसी का साइज छोटा था, किसी का साइज बड़ा था, तो अलग अलग ड्रॉप्स को जब एनालाइज किया तो एक ज़बरदस्त आंकड़ा वहाँ से आया। क्या था कि चार्ज ऑन जो सबसे छोटी ड्रॉप है उस पर चार्ज कितना आया था, 160 जेप्टोकूलम। जेप्टोकूलम जो है वो जो कूलम है उसकी जो बड़ी छोटी सी एक क्वांटिटी है, वो बताता हूँ मैं कैसे। एक जो थी उस पर ये आया था, या कुछ जो उससे थोड़ी सी बड़ी थी उस पर कितना चार्ज आया था, जेप्टोकूलम। थोड़ी सी बड़ी थी, कुछ ऐसी थी जिनका जेप्टोकूलम इस तरह से, ठीक है। तो एक अल्टीमेटली अगर इसको बड़े सही तरीके से उसने एनालाइज किया तो उसने देखा कि ये तो मल्टीपल है किसका, 160 का मल्टीपल आ रहा है, ये 160 जेप्टोकूलम का मल्टीपल, मतलब इसमें 160 है। अगर ये है तो यहाँ पर कितना है, 1 × 160, और ये जो है दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 2 जेप्टोकूलम, और ये 3, ये जो मल्टीपल है, मतलब ये जो एक होल नंबर है उसका मल्टीपल आ रहा सारा। तो उसके बेस पर उसने इस तरह से, दिस इज नंबर ऑफ टाइम्स, उसने क्या दिया कि चार्ज इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, n × e, ठीक है। ये इस पे जो चार्ज है वो किसके बराबर है, नंबर × e। ये जो नंबर है दिस इज अ होल नंबर, समझ गए। तो यहां से ये जो किस में आया था, ये जेप्टोकूलम में। मैं इसको यहां से ये जेप्टोकूलम को समझेंगे हम लोग, और बाद में चार्ज कैसे आया। कि हमें पता है कि डेसीमीटर जो है वो किसके बराबर होता है, डेसी किसके बराबर होता है, 10⁻⁻1, सेंटी 10⁻⁻2, उसके बाद मिली, छोटी क्वांटिटीज़ हैं ये, मिली कूलम बोले तो 10⁻3, उसके बाद माइक्रो, ये नॉलेज के लिए काफ़ी सही है आपके लिए अगर। उसके बाद माइक्रो के बाद क्या आता है, नैनो टेक्नोलॉजी, सुना होगा आपने, नैनो का भी सुना है, -9। उसके बाद नैनो के बाद पिको 10⁻12, फिर फेम्टोकूलम 10⁻⁻15, उसके बाद एटो -18, और फिर क्या आया था, जेप्टो -21। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर चार्ज को हम लोग मान के चलें, और ये जो क्वांटिटी है Q इज इक्वल टू n × e, तो चार्ज अगर 1 है तो यहाँ पर कितना आया था, 160 जेप्टोकूलम। तो जेप्टोकूलम कितना होता है, 10⁻21 कूलम को जेप्टोकूलम बोलेंगे, ठीक है। और इसको हमने अगर सिंप्लीफाई करना है तो 160 को अगर डिवाइड कर दो आप 100 से, और यहाँ पर 10⁻21 है कूलम, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिया, तो क्या आया यहाँ से डेसिमल कितना आया। इसको साइंटिफिक नोटेशन में करके हम क्या कर सकते हैं, 1.60 × 10⁻, यहाँ 2 जीरो है तो माइनस हो जाएंगे, -90 कूलम। और यही क्या था, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात करें चार्ज, तो इसकी मैग्नीट्यूड नेगेटिव होनी थी, और अगर यहाँ पर पॉजिटिव किया तो 1.60 × 10⁻19 कूलम जो है वो किसका था, चार्ज ऑन जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, जो ड्रॉप पे चार्ज आया था वो किसमें था, पॉजिटिव 1.60 × 10⁻19 कूलम। लेकिन एक जो क्वांटिटी निकाली थी, जो वैल्यू ली थी, वो क्या कितनी थी चार्ज पे, Q इज इक्वल टू NE जो निकाला था वो इस तरह से मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप मेथड के जरिए ये निकाला था, ठीक है। इसकी सहायता से हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, हमारे पास क्वेश्चन है कि इन मिलिकॉन्स एक्सपेरिमेंट स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉप हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय शाइनिंग एक्सरेज। एक्सरे हमने डाली तो वहाँ पर जो चार्ज आया, ऑयल ड्रॉप पे चार्ज कितना आया, -1.28 × 10⁻18 कूलम। तो हमने निकालना है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। तो यहाँ से हमें पता है, हमने यहाँ से अभी निकाला कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज ऑन ड्रॉप कितना होता है, Q इज इक्वल टू n × e, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से नंबर निकाल सकते हैं, n कितना आता है, Q/e। अब चार्ज कितना आया, यहाँ से कितना दिया वो चार्ज, गिवन चार्ज 1.282 × 10⁻18 कूलम। और यहाँ से चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना था, 1.602 × 10⁻19 कूलम। जब इसको यहाँ से सिंप्लीफाई किया गया तो हमारे पास ये ऑलमोस्ट कितना आया, यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, और इसको किया सिंप्लीफाई तो हमारे पास
800 इंटू 10, ठीक है। तो अगर इसको, और कूलम जो है चार्ज है यहाँ पर, तो यहाँ से हमारे पास कूलम से कूलम कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आया ये 10 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया 8.0, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी क्वेश्चन है, फार्मूला एक ही चलेगा, Q इज इक्वल टू, मतलब चार्ज किसके बराबर होता है, N इंटू